हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि ये पार्ट टू होगा। इसके पहले का हम लोगों ने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन कवर किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो सारे वीडियो वहाँ पे पड़े हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट जो है टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर टीजीटी पीजीटी के लिए। साथ ही साथ ये पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आईएएस पीसीएस और नेट जेआरएफ के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। ये प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं आपके सफलता में कुछ ना कुछ आपका हेल्प ज़रूर कर सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, जो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे लिए जा रहे हैं जो कि किसी न किसी तरह से आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और उनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। और मैं हर विकल्प का डिस्क्राइब करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले आपको मिल जाए एग्ज़ाम में। तो चलिए देर ना करिए, आइए जुड़ जाइए मेरे चैनल से। अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए उसका आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। 31 से कवर करेंगे, लगभग हम 63 तक पहुंचेंगे, यानी कि हमारा आज का टारगेट होगा 32 क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्ट 1 में 30 और इसमें 33 या 32 करके हम लोग 63 टोटल कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस 2 में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैव विविधता जिसको भी कह सकते हो, अधिनियम भारत की लोकसभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया। तो ये जैव विविधता या फिर जैव विविधता जो अधिनियम है भारत सरकार ने लोकसभा में कब पारित किया, ये आपसे पूछा जा रहा है 31 का। क्या 2005 में पारित किया, क्या जो 2002 में या 2007 में। मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि भारत में 11 दिसंबर 2002 को लोकसभा में ये पारित किया गया था, ठीक है। तो ये 2002 में ये कार्यान्वित किया, यानी कि विविधता अधिनियम 2002 में ये कार्यान्वित करने का उद्देश्य भी पारित हो गया था 2002 में। तो जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में आया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसको लोकसभा में कब पारित किया गया, 11 दिसंबर 2002 को। और इसकी स्थापना जो है 2003 में हो गई थी, यानी कि 2003 से ये कार्य करना शुरू कर दिया था। और इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो जैव विविधता अधिनियम या ये जैव विविधता या जैव विविधता की जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है चेन्नई है आपका। कहाँ पे है, चेन्नई इसका मुख्यालय है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपके हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वायुमंडलीय प्राथमिकता उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा का संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं, या फिर पर्यावरणीय उत्पादकता कहते हैं, या फिर सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, या डी है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है आपको बताना है, वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी आपका हो जाता है, आंसर नंबर सी हो जाता है। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है कि वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा जो आत्मसात की गई ऊर्जा होती है उसकी संपूर्ण मात्रा को हम क्या कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाता है। सॉरी, प्राथमिक उत्पादकता में देखिए क्लोरोफिल युक्त पौधे, यानी कि जो भी पेड़ पौधे, यानी कि प्राथमिक उत्पादकता के स्रोतों में बात किया जाए तो उत्पादक स्रोत क्लोरोफिल युक्त जैसे पौधे हैं, जैसे शैवाल है, घास है, पेड़ है, ये प्राथमिक उत्पादकता माने जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O जो होता है, इसकी उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश ग्लूकोज परिवर्तित करते हैं और पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता में हरे पेड़ पौधे आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आंसर आपका सी जो होता है राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। किसी
किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व है। किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या जैव भार है, क्या जैव विविधता है, क्या ऊर्जा प्रवाह है, क्या वनस्पति सघनता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र हम किसे कहते हैं, सबसे जरूरी बात तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का वह आधारभूत तत्व होता है जिसके कारण ऊर्जा प्रवाह या खाद्य श्रृंखला आदि सुसंचालित होते हैं, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आधारभूत तत्व क्या होता है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र तभी वो मतलब उसका विकास होगा जब उसमें ऊर्जा प्रवाह होगी। तो जैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होगा तभी वो जो है उसका मेन स्रोत बनेगा, तभी वहाँ पे पारिस्थितिकी बढ़ती जाएगी। तो इसके राइट आंसर आपका सी जो होता है राइट हो जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम लोग जी। क्वेश्चन नंबर 34 है अब यहाँ पे आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है। इकोटीन, बायोटीन, पारिस्थितिकी तंत्र, आवास। यानी आसन्न प्राकृतिक तंत्र जो होता है उन दोनों आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र और मध्य सीमा संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना। क्या इकोटीन होता है, क्या बायोटीन होता है, क्या बायोम होता है, सॉरी, क्या पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्या आवास होता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना। इसका राइट आंसर आपका आंसर नंबर ए हो जाता है। इकोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, या फिर इकोटीन भी इसको कहीं कहीं नाम देखने को आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व को किसने पहली बार बल दिया था। तो जो ये पर्यावरण मानस मानचित्र के महत्व को किसने पहली बार बल दिया था निर्णय लेने की प्रक्रिया को, क्या डी.वी. वुड ने दिया था, क्या एस.जी. गोल्ड ने दिया था, क्या डी. वुडवर्थ ने दिया था, या फिर डी ऑप्शन है आपका के लिंथ ने दिया था। तो 35 का आपको बताना है कौन सही होता है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर होता है बी, एस.जे. गोल्ड द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व का पहली बार बल दिया गया था। तो क्या कौन थे, एस.जे. गोल्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। 36 में है निम्न बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या डब्ल्यू होम्स या फिर, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डियर कि बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्या डब्ल्यू होप्स थे या फिर टिवार्था थे या क्यू वदाती थे या ल्यू हावर्ड थे। तो इसमें से आपको बताना है कि सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था बादलों का। तो ये 36 क्वेश्चन नंबर है। 36 का आपका आंसर राइट हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ ये हावर्ड द्वारा किया गया था। ल्यूकर हावर्ड द्वारा बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, ल्यूकर हावर्ड द्वारा किया गया था। ठीक है। और इससे संबंधित में बादलों की दिशा एवं गति का मापन किससे किया जाता है, नेफोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, एक मिनट, नेफोमीटर से जो है बादलों की गति एवं दिशा का मापन किया जाता है। किसका मापन, गति व दिशा का मापन किससे किया जाता है, नेफोमीटर से। याद रखिएगा बादलों की गति और दिशा का मापन किससे किया जाता है, नेफोमीटर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। 37 में है निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। क्या बंगाल की खाड़ी में आता है, या फिर हडसन की खाड़ी में आता है, या फिर फंडी की खाड़ी में आता है, या फिर खंबात की खाड़ी में आता है। तो आपको बताना है कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि फंडी की खाड़ी में जो है
सबसे ऊंचा विश्व का ज्वार आता है फंडे की खाड़ी में। जो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार जो है खंबात की खाड़ी में आता है। तो अगर विश्व में पूछता है तो आपको बताना है फंडे की खाड़ी में। अगर भारत का पूछता है भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है, तो खंबात की खाड़ी में आपको बताना है, खंबात की खाड़ी। तो विश्व का फंडे की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार अगर भारत का पूछता है तो खंबात की खाड़ी में। ठीक है, खंबात की खाड़ी का मैं लोकेशन आपको बता दूं, तो खंबात की खाड़ी का लोकेशन मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मिनट। देखिए खंबात की खाड़ी ये इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। जबकि यहाँ पे खंबात की खाड़ी पड़ती है। खंबात की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है खंबात की खाड़ी यहाँ पे। तो ऊपर वाले को कच्छ की खाड़ी बोलेंगे, नीचे वाले को खंबात की खाड़ी। याद रखना है आपको लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितना गुना अधिक होता है? यानी कि चंद्रमा पे जो ज्वार उत्पन्न करता है, चंद्रमा का ज्वार जो उत्पन्न करने वाला बल है, शक्ति है, वो सूर्य के बल से कितना अधिक है। यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए ये चंद्रमा है आपका, मून, और ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य से कितना अधिक है चंद्रमा का ज्वारी बल। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन बताना है। क्या 1.10 है, क्या 2.12 है, क्या 2.17 है, या फिर 1.20 है। तो 38 का आंसर आपको राइट बताना है। क्या राइट आंसर होता है? चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है, यानी कि 2.17 जो है, इतना गुना जो है अधिक होता है चंद्रमा का ज्वार सूर्य की अपेक्षा। ठीक है, तो चंद्रमा का ज्वार सूर्य की अपेक्षा कितना अधिक होता है, इसको 2.17 कह सकते हैं। या फिर अगर इस तरह ना दे तो कितना अनुपात में अगर पूछता है तो 11:4, यानी कि 11:4 ये चंद्रमा का ज्वार है और ये सूर्य का ज्वार है, ज्वारी बल है। ठीक है, ज्वार का मतलब यहाँ पे ज्वारी बल से है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह आता है तो 2.17 यानी कि नियर अबाउट आप 2 कर सकते हैं ऑप्शन में। 2.17 देखिए यहाँ पे 2.1 नियर अबाउट दिया है एकदम, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो या फिर 2.17 याद करना है, या अगर क्वेश्चन इस तरह नहीं बनता है तो कहीं कहीं अनुपात में पूछ लेता है, कितना अनुपात ज़्यादा है, तो 11:4 11:4 अनुपात के ज्वार में आता है। ये आपका चंद्रमा का ज्वार है, यानी कि मून का ज्वारी बल है, और ये सन का ज्वारी बल है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है। यानी कि जो उच्च ज्वार आता है और निम्न ज्वार आता है, उसके औसत अंतर को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, क्या ज्वारी वेदन कहते हैं, क्या ज्वारी अवधि कहते हैं, क्या ज्वारी रेंज कहते हैं, या फिर ज्वारी लहर कहते हैं। तो जो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आता है आपको पता होना चाहिए उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कैसे आते हैं। ये देखिए, जब समकोण पे रहेंगे तीनों, यानी कि अर्थ, मून, सन, अगर ये समकोण पे हैं तो यहाँ पे लघु ज्वार आएगा, यानी कि निम्न ज्वार आता है। वही बात अगर ये लोग सीधे रहेंगे तो क्या आता है, दीर्घ ज्वार आता है। तो ज्वार दो तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, जब समकोण पे होंगे तो निम्न ज्वार आएगा, और जब एक लीनियर यानी कि एक सीधी रेखा में होंगे तो ये जो है बृहद ज्वार आ सकता है पृथ्वी पे। तो ये पूछा रहा है इन दोनों ज्वारों के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं, यानी कि किस नाम से जानते हैं औसत अंतर को। तो इनको ज्वारी रेंज कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ज्वारी रेंज कहा जाता है। अब देखिए, मैंने बताया ना, उच्च ज्वार सरल रेखा में, निम्न ज्वार जो होते हैं, और देखिए इसी को युति ब्युति भी कहते हैं। युति ब्युति भी इसी को कहते हैं। जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीध में होते हैं उसी को युति और ब्युति भी इसी को कहा जाता है। और इसी दिन जो होते हैं उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, और दो ज्वारों के मध्य जो औसत होता है उसको हम क्या कहते हैं, ज्वारी रेंज कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली आपको
याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? अब मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का मैप आप ड्रा करेंगे तो शायद ऐसे पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का मैप है और ये कई पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, कई पार्टों में डिवाइड है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। पूछ रहा है कि वो कौन सा राज्य है जो इससे सटा हुआ है, इससे लगा हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ के तट से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा ए। तो ये आपका क्वींसलैंड पड़ता है। क्या पड़ता है? क्वींसलैंड पड़ता है, ठीक है। तो क्वींसलैंड ये, हाँ, ये आपका कौन सा पड़ता है? क्वींसलैंड पड़ता है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट से लगा हुआ है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ भी इसी से लगी हुई है। तो क्वींसलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और न्यू दक्षिणी वेल्स ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और विक्टोरिया आपका इधर पड़ेगा, ठीक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी भूपृष्ठ की जो औसत ऊंचाई एवं गहराई होती है, उसके क्षेत्र को वक्र रेखा द्वारा, किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 41 का उच्चातदर्शी वक्र है या आवृत्ति वक्र है, ओजाई या संचयी आवृत्ति वक्र है, या फ्रेंज वक्र है? तो 41 का आपका राइट हो जाएगा डी। 41 का राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि उच्चतादर्शी वक्र है, यही आपका होगा, ठीक है। जो कि भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई क्षेत्र को वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित करता है, उच्चातदर्शी वक्र रेखा। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। एक मिनट जी, 42 आ गया आपके सामने। तो देखिए 42 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी मानसून का शुरुआत करता है? एल नीनो करता है, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी धाराएं करती हैं, या ध्रुवीय अग्र करती हैं, या उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं करती हैं? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 42 का। ये आपका डी इसका आंसर राइट हो गया। उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं जो होती हैं, ये जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराओं से, जो कि मई जून में यहाँ पे देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्व ये व्यापारिक पवनें होती हैं, यानी कि अब अर्थ की बात किया जाए, एक मिनट, अर्थ की बात किया जाए, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है और अपना इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है। तो ये देखिए आपको पता होगा कि व्यापारिक पवनें इस मध्य से, व्यापारिक पवनें यहाँ से इस दिशा में चलती हैं और इधर इस दिशा में चलती हैं, इस दिशा में। तो यानी कि इस दिशा यहाँ से चलती हैं तो फिर दक्षिण पश्चिम में, इधर से चलेंगी कि उत्तर पश्चिम में चलती हैं। जब ये यहाँ पे पहुँचती हैं तो कोरियालिस बल की वजह से ये अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। कोरियालिस बल जो होता है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं हवाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसलिए जो होता है ये इसको उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं कहते हैं, यानी कि पूर्व से चलती हैं ये धाराएं। तो क्वेश्चन नंबर आपका डी जो होता है राइट हो जाता है 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है? जो जल चक्र होता है उसमें वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या होता है? क्या मेघ होते हैं, अवक्षेपण होता है, ताप होता है, संघनन होता है? तो देखिए जब जल चक्र में वाष्पीकरण होता है उसके पहले क्या होता है? जब ताप, किसी चीज़ का ताप बढ़ता है तभी तो वाष्पीकरण होता है। तो इसका आंसर आपका सी जो होगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
UVI पराबैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया था, यानी कि पराबैंगनी सूचकांक जो है कब अस्तित्व में आया, कब इसकी खोज हुई, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या 1950 के दशक में आया, 1990 के दशक में, या फिर 2000 के दशक में, या फिर 2010 के दशक में? तो इसका राइट आंसर डियर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ये 1990 के दशक में आया था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको मैचिंग दिखाई दे। तो देखिए इसमें सूची मिलाना है, आपको परेशान होने की बात जरूरत नहीं है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो देखिए घटक है और शुष्क वायु की मात्रा में प्रतिशतता है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, आर्गन कितने प्रतिशत, कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, इसकी मैचिंग कराना है। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन लगभग 21 यानी कि 20 पॉइंट के समथिंग मानी जाती है, जबकि कार्बन नाइट्रो जो आता है पहले आप उसको मैचिंग करके देख लीजिए। देखिए अगर मान लो आपको नाइट्रोजन पता है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका मतलब 78 पॉइंट होगा। नाइट्रोजन कितना होगा, 78 पॉइंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा 0.03 होगा, 0.03 होगा। और आर्गन की बात किया जाए तो आर्गन 0.93 है। तो यानी कि ए का डी है, ए का डी और बी का सी, ए का डी बी का सी। तो देखिए डी सी दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर और आगे बढ़िए, फिर 3 का ए इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन 20 है, आर्गन 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, नाइट्रोजन 78 है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग। इसमें भी आपको कोड चूज करना है, ठीक है। तो देखिए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। क्या क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है? कारण विषुवत रेखा के निकट सूर्य तप उच्च तथा संवहन सशक्त है, इसलिए जो है क्या आपको बताना है कौन सा कूट सही है। क्या ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या कर रहा है? क्या ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है? और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो क्या ए सत्य है परंतु आर गलत है? डी वो कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 होता है। 46 जो होता है ये क्वेश्चन नंबर ए राइट हो जाता है, क्योंकि ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 46 का आपका क्वेश्चन नंबर 46 का ए जो होता है राइट होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे इसकी मोटाई घटती जाएगी। विषुवत रेखा के निकट सूर्य तप उच्च तथा संवहन सशक्त रहता है, यानी कि इसका कहने का ये मतलब है कि विषुवत रेखा पे जो है आपका सूर्य तप यानी कि सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है ओजोन यानी क्षोभ मंडल की मोटाई जो है सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। 47 में क्या है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई है। ओजोन वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन परत है उसकी मोटाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या 15 से 60 किलोमीटर, क्या 10 से 15 किलोमीटर, क्या 60 से 80 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है 47 का। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। आंसर आपका ए जो होता है राइट होता है, यानी कि 15 से 60 किलोमीटर के ऊपर जो है मध्य यानी कि मध्य जो है इनकी ओजोन परत की ऊंचाई होती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है, 16 यानी कि 15 भी, कहीं 16 भी आपको मिल सकता है। 15 से 60 किलोमीटर के मध्य जो है। और अगर आपसे पूछता है समताप मंडल के अंतर्गत, अगर आपसे कहीं कहीं क्वेश्चन इस तरह बना है कि समताप मंडल में कितने किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, तो समताप मंडल की बात करेगा तो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल में इसकी
ऊंचाई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई को ओजोन मंडल भी कहेंगे, क्योंकि ओजोन का जो है, ओजोन का लेयर जो है 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 कवर करेंगे। अब 48 देखते हैं हम लोग। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है क्या? रेडियोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, या फिर रोटामीटर से? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सही करना चाहिए। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ये आपका सी, आपका आंसर राइट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, और इसी हाइड्रोमीटर की बात किया जाए तो इसे द्रव की घनत्व मापी जाती है। क्या मापा जाता है? द्रव की घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। द्रव की घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। क्षोभ मंडल में वायु की गति संचलन का कारण क्या है? क्षोभ मंडल में जो वायु चलती है उसकी गति का क्या कारण है? सौर पवन है, संवहन धारा है, या गुरुत्वाकर्षण है, या फिर वायु दाब है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है 49 का आपका डी होगा, यानी कि वायु दाब के कारण जो है पवन चलती है। आपको पता होगा कि जहाँ पे निम्न वायुदाब होता है वहाँ पे उच्च तापमान होता है, और जहाँ पे उच्च तापमान होता है वहाँ पे निम्न वायुदाब होता है। तो हमेशा वायु जो होती है उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च से निम्न कौन चलती हैं? वायु जो है हमेशा चलती है। तो कहाँ से कहाँ तक? उच्च से निम्न की तरफ चलती है। इसलिए वायुदाब का ही प्रभाव के कारण जो है वायु का गति या संचलन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। क्षोभ मंडल में तापमान की समान ह्रास निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? यानी कि क्षोभ मंडल में, अब जब भी क्षोभ मंडल में, यहाँ पे क्षोभ मंडल की बात किया जा रहा है, क्या ह्रास दर, यानी कि तापमान क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कितना टेम्परेचर माइनस होता जाता है। यहाँ पे आपको किलोमीटर देना चाहिए था, बट किलोमीटर नहीं दिया, बस यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है। तो कितने किलोमीटर ये भी आपको बताना है, साथ ही साथ ये आपको टेम्परेचर डिग्री में भी बताना है। ठीक है, तो क्या 6.5 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है? किलोमीटर दिया नहीं है, आपको बताना भी है किलोमीटर में। ठीक है, क्या 5.5 अंश सेंटीग्रेड, क्या 6.0 अंश सेंटीग्रेड, क्या 5.0 सेंटीग्रेड? तो आपको पता होगा 6.5 सेंटीग्रेड तापमान जो होता है ये प्रति किलोमीटर की हिसाब से ये बढ़ता है। यानी कि अगर आप क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ आपका टेम्परेचर आपका है 6.01 सेंटीग्रेड माइनस हो जाएगा, यानी कि घटता हुआ चला जाएगा। ये क्षोभ मंडल की बात की जा रही है। क्षोभ मंडल के ऊपर जब जाएंगे समताप मंडल में टेम्परेचर लगभग थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे सामान्य रहता है। तो आपको ये इसमें से फैक्ट, बस सिंपल सी बात है, ये याद रखना है। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान जो होता है 6.5 सेंटीग्रेड जो होता है कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर माइनस होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। किस वाताग्री चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है? किस वाताग्री चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और बरसती है? क्या अप्रगामी अग्र है, या उष्णाग्र है, या शीताग्र है, या अधिधारण जिसको ऑक्लूडेड अग्र भी कहते हैं? जिनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपको बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। इसमें आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। इसको उष्णाग्र कहते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि उष्णाग्र होता क्या है। ठीक है, उष्णाग्र होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए, आगे बढ़ती हुई उष्ण वायु राशियाँ, यानी कि जो उष्ण यानी कि गर्म वायु राशियों की बात कर रहा है,
जो आगे बढ़ती हैं जब किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती हैं। ये सपोज दैट ये मान लीजिए गर्म हवा है और इसी के ऊपर जब आप एक ठंडी हवा आके इसी पे एंटर करती है, किस पे एंटर करती है, इसी पे आके एंटर करती है। कौन हवा? ठंडी हवा यहाँ पे आके एंटर करती है, तो उसको क्या कहते हैं? ये ठंडी हवा है, ये आपकी गर्म हवा है, तो उष्ण वाताग्र कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? उष्ण वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उष्ण वाताग्र कहते हैं। ये सदैव दाईं ओर से बाईं ओर बढ़ती है, यानी कि ये हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। अधः कीर्ति, एक मिनट पेन चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अधः कीर्तित विसर्प निम्नलिखित में से किसके परिणाम होते हैं? अधः विसर्पित जो होते हैं, अधः कर्तित जो होते हैं, विसर्प होते हैं, ये किसके परिणाम होते हैं? विसर्प जो बनते हैं किससे बनते हैं? क्या निक्षेपण से, प्रसनन से, पुनर्यौन से, अधोगमन से? तो किससे ये बनते हैं 52 का आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है। पुनर्यौन से बनते हैं विसर्प, मतलब कर्तित विसर्प बनते हैं। ठीक है, इसका देखिए कुछ भाग उठ जाने से अधः तब विसर्प, पुनर्यौन जैसे कुछ भाग ऊपर उठ गए तो ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? जैसे नदी है या कुछ भी है, जब उसके मार्ग में नदी जब चलती है तो कुछ नदी जब चलती है कुछ भाग ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको विसर्प बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है। गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है युवावस्था में नदी के कटाव से, या फिर नदी द्वारा परिवहन की क्रिया से, या प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव में, या वृद्धावस्था में नदी के निक्षेपों से। तो गोखुर झील कब बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 53 का पहले मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये प्रौढ़ावस्था में बनती है गोखुर झील। ठीक है, युवावस्था में बिल्कुल नहीं बनेगी, यानी कि जब ऐसे ऐसे नदी निकलेगी, नदी ऐसे ऐसे जब निकलेगी तो लास्ट में जाके जो है समुद्र में मिलती है, जहाँ पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये गोखुर झील इसी तरह बन जाते हैं। तो गोखुर झील यहाँ पे चलेगी तो यहाँ पे जब युवावस्था में रहेगी तो गर्त बनाएगी, गर्त यानी कि वी आकार की घाटी बनाएगी वहाँ पे। ठीक है, जिसको गार्ज भी कहते हैं। लेकिन जो गोखुर है वो प्रौढ़ावस्था में, यानी कि यहाँ पे युवावस्था में निकली नदी, यहाँ तक बीच में प्रौढ़ावस्था होगा। कहीं पे देखते हैं कि ऐसे ऐसे नदी विसर्प करते हुए निकलती है, तो इतना पार्ट जो है वो छोड़ यानी कि नदी का मलबा जमा हो जाता है, जिससे ये छोड़ के यहाँ से बहने लगती है, तो यहाँ पे झील टाइप का निर्माण किया जाता है, उसी को गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो होता है प्रौढ़ावस्था में होता है गोखुर झील का। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। शीर्ष दीवार संबंधित है क्या सर्क से, न्यूनाटक से, या फिर टार्न से, या फिर यू आकार की घाटी से? तो ये शीर्ष दीवार पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाता है आपका, ये सर्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? सर्क से। अब देखते हैं, सर्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सर्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो एक दीवार की तरह होता है ये सर्क। ठीक है, ये सर्क का दूसरा बेसिन के रूप में होता है। ये सर्क की तली को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सर्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है शीर्ष दीवार, एक होता है बेसिन, और एक चौखटा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। अपने ही स्थान पर शैलों का विघटन और अपघटन क्या कहलाता है? यानी कि अपने ही स्थान पर अगर शैल विघटित होती है, अपघटित होती है, उस प्रक्रिया को क्या अपक्षय कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, या साधारण भूस्खलन कहते हैं? तो उस क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, पर्वत अगर खुद से टूट टूट के यहीं पे गिर रहा है तो इसको अपक्षय कहेंगे। अगर यही पर्वत टूट के गिर के मतलब कैसे भी उठ के या गिर के यहाँ पे पहुँच जाता है तो इसको अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो अपक्षय पर्दन में मेन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि जो चीज़ें खुद अपने आप से टूट के बस वहीं पर रह जाए,
जहाँ पे टूटी वहीं पे रह जाएं। लेकिन कुछ कारणों के द्वारा, भौतिक क्रियाओं के द्वारा जो भी मतलब पदार्थ या फिर पर्वत या कुछ भी हो, टूट के जब दूसरी जगह कहीं पे चला जाता है गमन करके, तो उसको हम बोलते हैं अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, अपर्दन और अपक्षयन ये दो मेन कॉन्सेप्ट है। तो आंसर आपका ए राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतरा पर्वतीय पठार कहा जा सकता है? अंतरा पर्वतीय पठार, ब्राजीलिया के पठार को या भारतीय, तिब्बती, अरबिया? अब आपको मैं आंसर तो बता दूं इसको पहले, इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं। तो तिब्बत के पठार को जो है अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये पहाड़ पर्वत है, ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, एक पर्वत है, तो इसी बीच में जो ये थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग है इसी को पठार कहते हैं। और तिब्बत का जो पठार है आपको पता होगा हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय सबसे पहले पड़ता है, इसके बाद महान हिमालय पड़ता है। तो ट्रांस और महान हिमालय के मध्य जो पार्ट पड़ता है, उन पहाड़ों के मध्य में स्थित है क्या, आपका तिब्बत का पठार। जरूरी नहीं है कि ये कहीं भी किसी भी पर्वतों के बीच में जो उठा हुआ भाग होता है, यानी कि जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, उसे हम पठार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखेंगे। ये रहा 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा जा रहा है? 57 में पूछा जा रहा है आपका सॉरी 57 में कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? क्या अरावली है, हिमालय है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है? तो इसमें से कौन सी नवीन जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है? बलित नहीं पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन वो बलित भी है। ठीक है, तो 57 में कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाता है। बी जो होता है हिमालय, यानी कि सबसे नवीन बलित पर्वत माना जाता है। सबसे नवीन बलित पर्वत माना जाता है कौन? हिमालय आपका, यानी कि इसका विकास अभी भी हो रहा है। ठीक है, और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली माना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा माना जाता है? अरावली पर्वत माना जाता है। और विंध्याचल को ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, या इसको ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, और इसको अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, तो इन सब चीज़ें में कई सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। आल्प्स पर्वत से होकर कौन पवन चलती है? आल्प्स पर्वत ये कहाँ पे है आपको पता होगा। आल्प्स पर्वत ये क्वेश्चन नंबर 58 है। ठीक है, 58 का आपको बताना है कि आल्प्स पर्वत से होकर कौन पवन चलती है। क्या डब्स डेविल्स चलती है, जोंडा चलती है, फान चलती है, सांता आना चलती है? तो 58 का आंसर सी आपका राइट हो जाता है, फान चलती है। आल्प्स पर्वत होके कौन से चलता है? फान चलता है, जो कि फान एक गर्म और शुष्क हवा है। कैसी है ये? गर्म भी है और शुष्क। तो फान कैसी हवा है? एक गर्म भी है और शुष्क है। ये जो दक्षिणी आल्प्स के सहारे जो है ऊपर उठती है एवं वर्षा के पश्चात आल्प्स पर्वत के ढाल के नीचे उतरती है। तो ये जो आल्प्स पर्वत है ये मेनली आपका यूरोप में पड़ता है, जो कि फ्रांस और इटली में पड़ता है, और ये हवा फ्रांस और इटली में चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम लोग। 59 में आपका मैचिंग है। ठीक है, आपको मैच कराना है। तो देखिए, सूची 1 को सूची ए में मिलाना है। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत किसे कहते हैं? वलित पर्वत कहाँ पे है, कौन इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है? अवशिष्ट का और ज्वालामुखी। अभी मैंने आपको बताया, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था वलित पर्वत हिमालय आप मैच करा सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ बी में पकड़ सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है तो आपको 3 आंसर पे टिक बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए, बी का 1 आपको पता है, बी का 1 कहीं दिया है नहीं, बस एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इसका मतलब ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर भी ये जानना जरूरी है कि इन सारे मैचिंग का क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, भ्रंशोत पर्वत की बात किया जाए तो भ्रंशोत पर्वत जो होता है ये आपका
सह्याद्री भी माना जाता है। सह्याद्री वही पार्ट है जो कि आपको मैंने अभी सतपुड़ा और विंध्याचल बताया था, ये दक्कन ट्रैप के हिसाब से उसका जो है तटीय क्षेत्र पड़ता है सह्याद्री, जिसको हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं, उसी को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो वो कैसा पर्वत है, ये भ्रंशोत पर्वत माना जाता है। अवशिष्ट के रूप में आपको पता होगा कि अवशिष्ट के रूप में आपका नीलगिरी है, ठीक है। नीलगिरी जो पर्वत है ये अवशिष्ट का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत जो है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत जो है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग, चलिए 60 देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट को सही सुमेलित करें, यानी कि उत्तर दक्षिण क्रम में, उत्तर से दक्षिण आइए आप। तो आप एक ट्रिक याद रखिए, कलेजा चीर दो, कलेजा चीर दो, कलेजा चीर दो, या दो को धो भी कर सकते हैं, कलेजा चीर दो। तो देखिए सबसे उत्तर में आपका काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम पड़ता है सबसे उत्तर में कैसे। फिर लद्दाख पड़ता है आपका, लद्दाख, जैसे जास्कर पड़ता है, जास्कर पड़ता है। फिर पीर पंजाल पड़ जाता है आपका, पीर पंजाल पड़ जाता है। फिर लास्ट में आपका धौलाधर पड़ जाता है, धौलाधर। तो देखिए उत्तर, सबसे उत्तर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है। तो कलेजा चीर दो, ये ट्रिक आप मतलब याद कर लीजिए। कलेजा चीर दो, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जैसे जास्कर, पी से पीर पंजाल, धो से धौलाधर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होता है उत्तर से दक्षिण की ओर। पहले मैंने बताया क काराकोरम है ही नहीं, ल लद्दाख है, तो दूसरा हो जाएगा फर्स्ट पे, पहला दूसरा हो गया। कलेजा जैसे दूसरा जास्कर हो जाएगा, कलेजा चीर, चीर मतलब पीर, तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर चौथा आपका ये हो जाएगा, यानी कि आपका सीक्वेंस बन रहा है 2 4 3 1। अब देखिए 2 4 3 1 कहाँ पे है, तो ये देखिए सी पे है 2 4 3 1, तो ये आंसर आपका राइट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम लोग। 61 भी थोड़ा सा मैचिंग है। तो देखिए इन सब क्वेश्चन से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, तो इसको 1 से 2 बार आप अगर सॉल्व करते हैं, अगर आप वास्तव में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसको करना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए ज्ञान कहीं से भी मिले हमको लेना चाहिए, वो चाहे जहाँ से भी मिले, बस सही हो, ठीक है। तो ये सारे जो मैं फैक्ट आपको दे रहा हूँ बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट फैक्ट है, जो कि एनसीईआरटी की बुक से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, निम्नलिखित सिद्धांतों का क्रम निर्धारित कीजिए कोड का उपयोग करके। एकरूपता का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, गतिक संतुलन का सिद्धांत, या संवहन तरंग का, यानी कि क्रम कैसे कैसे क्रम, सबसे पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एकरूपता का सिद्धांत सर्वप्रथम कौन आया था, एकरूपता का सिद्धांत सर्वप्रथम आया था। तो पहला कौन आया था, एकरूपता का सिद्धांत आया था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका महाद्वीपीय विस्थापन आया था, फिर आपका आया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया था। तो देखिए एकरूपता का सिद्धांत लगभग 1785 में आया था। कब आया था, 1785 में। और एकरूपता सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा ये आया, फिर तीसरा आया था आपका संवहन तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत तीसरा पे आया था। और चौथा तो ये आप गतिक संतुलन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाता है 1 2 4 3। तो 1 2, ये देखिए डी आंसर आपका राइट हो जाता है यहाँ पे, 1 2 4 3, ये आंसर आपका राइट होता है। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छिपे हैं जो आपसे पूछ सकता है। अगर सपोज दैट मान लीजिए 61 का सेम क्वेश्चन तो यही नहीं आएगा,
लेकिन आ भी सकता है कुछ भी, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम में हमसे टकराने वाला है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो सो प्लीज इसका डिस्क्राइब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो खासकर आप डिस्क्राइब को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा करिए, समझा करिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, एकरूपता का सिद्धांत कब आया था, ये आपको पता हो गया कि एकरूपता का सिद्धांत सबसे पहले आया था, तो कब आया था, 1785 में। और लाया किसने था, एकरूपता का सिद्धांत दिया किसने है, ये दिए हैं जेम्स हट्टन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, जेम्स हट्टन द्वारा दिया गया है। अब यहीं महाद्वीपीय विस्थापन की बात कर लिया जाए तो कौन दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन की बात की जाए तो ये वेगनर का है। किसका है, वेगनर ने दिया है महाद्वीपीय विस्थापन। ये 1912 में यानी कि 1912 में दिया गया है, 1912 में दिया गया है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं, गतिक संतुलन का सिद्धांत किसने दिया है, ये भी आपको लिए जरूरी है। तो ये हैग के द्वारा दिया गया है, गतिक संतुलन सिद्धांत हैग के द्वारा दिया गया है, ठीक है। गतिक संतुलन का सिद्धांत हैग द्वारा। और संवहन तिरंग, ये इंपॉर्टेंट है, संवहन तरंग कौन दिया है, तो संवहन तरंग जो है होम्स के द्वारा दिया गया है। होम्स के द्वारा कब दिया गया है, 1928 को। तो देखिए, इसका ईयर तो नहीं पता है हैग ने कब दिया, बट ये लास्ट में सबसे दिया गया है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे एकरूपता सिद्धांत किसने दिया, जेम्स हट्टन ने दिया, 1785 को दिया। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर द्वारा दिया गया है, 1912 को दिया गया है। गतिक संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये हैग के द्वारा दिया गया है। जबकि संवहन तरंग सिद्धांत जो है होम्स के द्वारा दिया है 1928 को। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य निकल के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं, इलाहाबाद का निर्माण, एक मिनट, देखते हैं, इलाहाबाद का निर्माण हुआ था। इलाहाबाद का निर्माण कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या भूकंप द्वारा, या ज्वालामुखी द्वारा, या हिमानी क्रिया द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इलाहाबाद का निर्माण कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फिर 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, भूकंप के द्वारा किया गया था, ठीक है। इलाहाबाद का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, भूकंप के द्वारा हुआ था। ये कहाँ पे है, ये भी तो जरूरी है, इलाहाबाद कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है, ये गुजरात में है। और कब इसका कब ये बना था, 1819 को बना था। इलाहाबाद कहाँ पे है, गुजरात में है। भूकंप के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, 1819 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सेल्फ तारा इनमें से किसका एक प्रकार है, सेल्फ तारा जो है इनमें से किसका एक, सेल्फ तारा भी कह सकते हैं, तारा भी कह सकते हैं, किसका एक प्रकार है। क्या ज्वालामुखी का, वलन पर्वत का, या विच्छेदित पठार का, या जलोढ़ मैदान का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डियर, और ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सेल्फ तारा क्या है, ये ज्वालामुखी है, ये यानी कि ज्वालामुखी से निर्माण होने वाला एक सेल्फ तारा है। तो मैं आपको बात करूँ सेल्फ तारा की, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, क्या होता है, जब सपोज दैट ज्वालामुखी आपका विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, इसमें से बहुत सारे धूलकण, गैस, बहुत सारे पदार्थ इसमें से निकलते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्रिया में आपका जलवाष्प निकलता है। सबसे ज़्यादा निकलने वाला पदार्थ कौन सा है, जलवाष्प होता है। अब देखिए, जब गैस के साथ साथ खनिज पदार्थ भी निश्चित होते हैं, तो इसमें गंधक की प्रमुखता होती है। उन्हें गंधकी धुआं अथवा सेल्फ तारा कहा जाता है। जैसे इसमें गंधक बहुत निकलता है, तो गंधक जो है इस गैसों के साथ साथ गंधक भी निकलता है, जिसको हम लोग सेल्फ तारा कहते हैं। धुआरे अथवा धूम्रा छिद्र, जिसको लैटिन भाषा में फ्यूम रोल शब्द से कहा जाता है, तो जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलती है। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि मानो जोर से धुआं ही धुआं निकल रहा है, इसीलिए उसको सेल्फ तारा, धुआरे भी कहा जाता है,
ठीक है, तो आज का सेशन बस आपके लिए यहीं तक था। 63 क्वेश्चन, इसके पहले हमने 30 क्वेश्चन कवर किया था, टोटल हम लोग 63 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो डियर, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, यानी कि कितना आपके लिए ये हेल्पफुल है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जाता है ताकि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो। सो प्लीज़, तो मैं जो है अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, यानी कि आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैं मतलब व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ ताकि इसके साथ साथ मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको भी सिखाने को मुझे कुछ मिल जाता है, जिससे आप सीखते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके सफलता में हम रोल अदा कर सकता है। सो प्लीज़, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, जो कि इसके साथ साथ मैंने आपको पॉलिटिक्स का भी प्रैक्टिस करवाया है, लगभग 10 है। और इसके साथ साथ अब मैं ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, तो ज्योग्राफी में लगभग हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।